अस्सलाम वालेकुम, मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। प्रोग्राम डिबेट रूम में खुश आमदीद नाज़रीन। एक तो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ये पूरी इंसानियत पर एहसान था कि ऐसी शख्सियत जो है वो ज़मीन पर तशरीफ़ लाई जिसके लिए पूरी कायनात बनाई गई, जिन्हें वजह तख्लीक़ कायनात कहा जाता है। और उन्होंने ज़मीन पे उतर के ज़मीन को शरफ़ बख्शा और उन्होंने आके जो अरब के अंदर ख़ास कर जिस तरह का एक लोग मौजूद थे वहाँ पे ज़माना जहलियत में ज़िंदा औरतों को, लड़कियों को, बच्चियों को दरगोर कर दिया जाता था। वहाँ पे इंसाफ नहीं था, वहाँ पे जुल्म और ज़्यादतियाँ की जा रही थी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए और उनकी उस तरह उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। और एक ऐसी हमने दौर जो हम नहीं देख सके, लेकिन उस दौर से हम इतनी मोहब्बत रखते हैं कि हर मुसलमान के दिल में ये ख़्याल होता है कि काश हम उस दौर में मौजूद होते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ के हम भी उन्हें उनके साथियों में शुमार होते। लेकिन अब इस मौके पे जहाँ पे हम मौजूद हैं, हमें ना सिर्फ़ उनके बताए हुए तरीके पे चलना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात हमें दे गए हैं उनको लेके आगे बढ़ना है और अपनी रियासत के अंदर इस चीज़ का प्रचार करना है। जहाँ तक हो सके हमारी बसात में हमने वो करना है और जितना कर लें उतना ही कम है। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आज की सूरत हाल पे बात करते हैं। तो बड़े अफसोस की बात ठहरी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जैसे कि जब मैंने पहले बात की कि पूरी दुनिया में सुन्नी हजरात और तमाम मकातब फ़िक्र दीगर भी जो मसालिक से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमान हों बेशक, वो इस दिन की खुशी मनाते हैं। और इसकी दिन की खुशी क्यों ना हो, तमाम ईदें इस दिन पर कुर्बान, तमाम खुशियाँ इस दिन पर कुर्बान, तमाम खुशियाँ इस खुशी पर कुर्बान जिस खुशी को हम आज मना रहे हैं। तो नाज़रीन इस हवाले से जो क्रैकडाउन है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बड़ा एक एहतजाज तक कर ले, सड़कों पर आ जाए, तो ये एक बड़ा अजीब किस्म की सिचुएशन है कि आप नहीं रोक सकते किसी भी कलमा गो इंसान को। आप जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने से नहीं रोक सकते, ये इसके ईमान का हिस्सा है। ये मैं ये समझता हूँ कि किसी के अंदर रत्ती बराबर भी ईमान है, वो तमाम चीज़ों से बढ़ के इस चीज़ का एहतमाम करता है। तो ये बड़ा नाजुक सूरत हाल है। अगर इसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है। असद कैसा मेरे साथ मौजूद है। कैसा मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि इस दिन के हवाले से तैयारी रोकी जा रही थी। क्या इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर हम जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मना सकते? साहब बड़े अफसोस की बात है। मुझे अभी कुछ एरियो से प्रेस रिलीज़ मिली हैं KPK के अंदर भी क्रैकडाउन हो रहा है। चलो पंजाब गवर्नमेंट ने तो आपने पता है यहाँ पर एक तो मरकज़ है और दूसरा सानिया मुरीद के भी है। तो पंजाब हुकूमत का खौफ हमें समझ में आता है कि ये क्यों इस तरह क्रैकडाउन कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ आपने कही कि ईद मिलादुन नबी, तो आपने कहा ना कि ये तमाम ईदों की ईद है और इस दिन तो मुसलमानों को खुशियाँ मनाने की खुली इजाज़त होनी चाहिए, बल्कि सरकारी सतह पर भी जुलूस और इस तरह के इज्तिमा होने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत होश के नाखन नहीं ले रही और ये समझती है कि शायद हमारे ख़िलाफ़ महाज ना बन रहा हो और फिर आवाम इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए। देखें, आप अगर इक़्तिदार में हैं तो आप इक़्तिदार को क्या ख़तरा हो सकता है? आप तो लोगों को उनके साथ मिलकर इस ईद की खुशियाँ मनाने में उनके साथ शरीक हों और मिलकर खुशियाँ मनाएं। लेकिन आप इस खुशी के मौके पर उन बेचारों को क्रैकडाउन कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ कर आप जेलों में बंद कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक अलार्मी सी सूरत हाल है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। तो ये हुकूमत को अब सोचना चाहिए कि ईद मिलादुन नबी के लिए TLP, देखें वो अहले सुन्नत मकतबा फ़िक्र है और वो एक अक्सरियती तबका है, तो आप उनको इत्मीनान में लें और बल्कि उनके साथ शरीक हों और इस खुशी को मिलकर मनाएं। तो ये बड़े अफसोस की बात है। ये मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है। बल्कि मैं एक चीज़ और जिक्र करूँगा, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग इस ईद के मुखालफत में भी कंपेन कर रहे हैं, कोई पोस्टें कर रहे हैं। तो भाई, जिस नबी के लिए, जिस अल्लाह के महबूब ने अपने नबी के लिए पूरी कायनात तख्लीक की, तो हमें तो खुशी मनानी पड़ेगी। और ये रहमतुल लिल आलमीन है, तो तमाम जहानों के लिए रहमत है। जो रहमत आ रही है तो हमने उस रहमत के लिए खुशी मनानी है।
तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोग इसके ऊपर जो एक कैंपेन चला रहे हैं कि ये बिदअत है और इस दिन को नहीं मनाना चाहिए, और मेरा ख्याल है उनको होश के नाक लेने चाहिए। नबी पाक अपने बच्चों के पैदा होने की खुशी मना लेंगे, अपनी खुशियाँ, गाड़ी लेने की खुशी, घर लेने की खुशियाँ मना लेते हैं, हर तरह की खुशी मनाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर याद आ जाना, तो ये तो कतन समझ में नहीं आता। तो अगर कोई ये कर रहा है तो मेरे ख्याल में उसे नज़रसानी करनी चाहिए कि देखें, उन्हें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। ईमान की फिक्र, छोटी छोटी खुशियाँ, हम छोटी छोटी खुशियाँ हों, सारे ख़ानदान को बुला के आप मिठाइयाँ तकसीम कर रहे होते हैं। तो ये बाकी मैं एक गुफ्तगू सुन रहा था कुछ ही देर पहले एक आलिम दीन की, तो वो कह रहे थे कि कहा जाता है कि जी 12 रबीउल अव्वल को जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, वहीं पे उनकी वफ़ात का दिन भी है, तो वफ़ात को मनाया नहीं जाता, वफ़ात को माना जाता, हम मानते हैं। और वो ये तो सब मानते हैं, कोई कहते हैं कि हर जगह पे मौजूद हैं, और हमारा भी ईमान यही है कि जिसके लिए पूरी कायनात तख्लीक कर दी, वो तो पूरी कायनात को देख रहे होंगे, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने जो उनके पावर्स उनके हवाले की हैं, जो पुरानी बात में है कि हम हर लम्हा आपका रुतबा बुलंद कर रहे हैं, तो जिस नबी का रुतबा अल्लाह ताला बुलंद कर रहा है, तो उसका रुतबा कौन कम कर सकता है? तो ये तो एक बड़ी ऊपर की बात है। दूसरा देखें कि कोई चलो जो ये नहीं मानते, वो ये तो मानते हैं कि वो अपने कब्र के अंदर ज़िंदा हैं, तो वफ़ात तो हुई नहीं है, वो तो एक पर्दा फरमाया उन्होंने कायनात इस ज़मीन से, वो अभी तक मौजूद हैं। और उन्होंने फरमाया कि जो मेरे रोज़ा रसूल पे आके दरूद पढ़ता है, मैं ना सिर्फ दरूद सुनता हूँ बल्कि उसका जवाब भी देता हूँ। और अगर हम कहीं किसी जगह पे दरूद पढ़ें तो फरिश्ते उन तक पहुँचाते हैं। इसका मतलब है कि पूरी सर्विलेंस वो रख रहे हैं, नज़र रखी हुई है। ऐसे बहुत से वाक़े आते हैं, कसीदा बुर्दा शरीफ देख लें और आप देख लें, ऐसे बहुत से आशिकाने रसूल थे जो वफ़ात के बाद वहाँ पर गए हैं, तो ये वाक़यात कोई ढके छुपे नहीं है। तो नात जो है बिल्कुल वो एक जिंदा मिसाल है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप कोई, तो ये कम से कम ये सोचना चाहिए इस हवाले से। ये कैसे मैं अक्सर कहता हूँ सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद हमने देखा कि वहाँ पर जो सऊदी अरब में सऊदी हुकूमत आई, आले सऊद, और मैं समझता हूँ कि एक फ़िरका जब आया तो उसने उम्मत को गुमराह किया और वो अपनी एक पता नहीं किस मिशन पे है। लेकिन आज यहूदियों ने, इसराइलियों ने मानना है कि हमने इसकी प्रीच में भी अपना हिस्सा डाला। चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कैसा बलूचिस्तान की सूरत हाल पर हम थोड़ा सा नज़र दौड़ा लेते हैं। कलात में एक वाक़या पेश आया है जिसमें BLA की गाड़ियाँ जो हैं, उन्होंने BLA ने गाड़ियों पर फायरिंग की और ट्रांसपोर्टर्स जो है उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया है कि आप कौन सी ये आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, कौन से हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, कि अपने बलोच भाइयों के लिए ना सिर्फ मुश्किलात पैदा कर रहे हैं बल्कि उन्हें माली जो है वो माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आप उन्हें कत्ल कर रहे हैं। ये कौन सी BLA की जानिब से आवाम को हरासा करने के लिए 6 ट्रकों पर फायरिंग की गई, जिससे गाड़ियों के टायर ब्रस्ट हो गए। और इस बुज़लाना कार्रवाई पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। कायद साहब, ये जो BLA करती है, इससे पहले भी हमने मुतल्लल कहा कि कभी पुलें तबाह करते ना इनका वतीरा रहा, तो ये जो अपने बलोच अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, तो ये कौन से हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं? कभी बच्चियों को बतौर ढाल आगे लेके आते हैं, कभी BYC की सूरत में वहाँ पे मासूम बच्चियों को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ये ना खौफ की फ़ज़ा उसामा साहब पैदा करना चाह रहे हैं। हालांकि जितनी भी ऐसी तहरीकें होती हैं वो लोगों को अपने तौर पे कायल करते हैं। अब एक चीज़ तो वाज़िया होगी कि BLA नाकाम हो रही है, आवाम उनके साथ नहीं जुड़ रही। तो अब मैंने जिन लोगों से रब्ता किया, हमारे जितने दोस्त यार हैं, वो कह रहे हैं कि अब वो खौफ पैदा कर रहे हैं कि अब हम मजबूरन खामोशी इख्तियार करते हैं। हालांकि अगर वहाँ की आवाम उठ खड़ी हो इनके ख़िलाफ़ तो इनको कहीं पर भी छुपने की जगह ना मिले। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अब ये छोटी बच्चियों का भी सहारा लेना शुरू हो गए हैं कि ताकि थोड़ी सी हमदर्दी पैदा हो। अब BLA का है ये जी नया चेहरा, जिसमें जी ये अपने साथ साथ BYC, अब ये लोग एक घिनौना खेल खेल रहे हैं। छोटी बच्चियों को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं? मैं हैरान हूँ कि जब आपका कहीं पे भी एजेंडा कामयाब नहीं हो रहा तो आप कहीं ना कहीं बैठ के सेटलमेंट कर लें। आप अपना, इनके भी तो बच्चे होंगे ना जो लोग हथियार उठाए हुए हैं। अब आपके बच्चे जब बाद में किसी और का निशाना बनेंगे, किसी और की साजिश का निशाना बनेंगे, तो आप फिर पछताएंगे। आज आप दूसरों की बच्चियों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं और हमदर्दी हासिल करना चाह रहे हैं, तो इससे मेरा ख्याल हमदर्दी हासिल नहीं होगी। आप खामोशी से लोगों को कायल करें, आप सियासी निज़ाम में आएँ, सियासी धारे में आएँ और बातचीत से मसले को हल करें। दुनिया का हर मसला हल हो सकता है। समझा? ठीक है।
अच्छा कैसा साहब, यहाँ पे ज़रा बात कर लेते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि PYC जो है मासूम बच्चों को बचपन पे वार कर रही है, कैसा इससे पहले आपको पता है कि एक बच्ची को इन्होंने एक लड़का पीछे लगाया, एक बच्ची के बलूच बच्ची के, और इंस्टाग्राम पे उनका रब्ता हुआ और उसे प्यार मोहब्बत के दावे करता रहा, उससे वीडियोज़ मंगवाई गई। ये आम तरीका है वहाँ पर ना, ये BLA का। अब उसकी वीडियोज़ मंगवाई गई और बच्ची ने जो है उस लड़के की बातों में आई और अपनी कुछ नज़ेबा वीडियोस, कुछ तस्वीर उसको शेयर कर दी। एतमाद का एक रिश्ता वो बनाना चाह रही थी। यही होता है ना कि इस तरह के ताल्लुक में वो शादी के झांसे दिए जाते हैं। खुल के ज़रा सुनहरी ख्वाब दिखाए जाते हैं, सुनहरी ख्वाब दिखाए जाते हैं। वो झांसे में आई, उसने अपनी तस्वीरें और अपनी वीडियोस जो है शेयर करती। अब उससे बाद में उसको अगवा किया गया। उसको एक BLA के एक उन्होंने जो अपना बनाया होती है जगह, वहाँ पे लेकर गए, अड्डे पे लेकर गए, उसे वहाँ पे उन्होंने मिलवाया और फिर उसको वीडियोज़ और तस्वीर दिखाई गई, उसका ब्रेन वॉश किया गया। उससे कहा कि अगर हम ये तस्वीरें और तुम्हारी वीडियोज़ शाया करते हैं, तुम्हारी ना सिर्फ जग रुसवाई होगी, तुम खुदकुशी भी करोगी और तुम्हारे वालदैन भी जो है वो इलाके में चलने के काबिल नहीं होंगे, खुदकुशी कर लेंगे, अब जिंदा नहीं रहेंगे। इस मामलात के बाद उनका जिंदा रहना और वो चीज़। अच्छा, अब उस बच्ची को कहा गया कि हाँ, एक तो तरीका ये है, दूसरा ये है कि तुम पूरी कौम में सर फख्र के साथ जो है वो तुम मर जाओ और तुम्हारे वालदैन जो है वो सर फ़ख्र के साथ जो है वो चलेंगे, सर उठा के चलेंगे, उनकी पगड़ी ऊंची हो जाएगी और लोग कहेंगे कि आज़ादी की जंग में इनकी बेटी ने जान दे दी, तुम अपने सीने पे बम बांधो और फ़लाँ जगह पे अटैक करो। उसको ट्रेनिंग कर रहे थे। अब हुआ ये कि उस बच्ची अटैक की तरफ जा रही थी जो उन्होंने जगह बताई, तो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्वेलेंस की और देखा कि ये कुछ मशकूक एक बच्ची थी, मशकूक सरगर्मी को जांचते हुए उन्होंने उस बच्चे को बुलाया। तो बाज़ अभी उनकी एक YouTube पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मौजूद है। कैसा साहब, ये सोच से आप अंदाज़ा लगाएं। सर, ये तरीकाकार वही है इनका जो TTP का था। वो तो बच्चों का ब्रेन वॉश करते थे, क्योंकि पहली एज में बच्चे को जो मर्जी आप पढ़ा लें। अब इनको ये लग गया, समझ आ गई कि अब हमने, क्योंकि इन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, दहशतगर्दाना हमले कर रहे हैं, तो उसके लिए इनको फिर नौजवान खून भी चाहिए और फिर ऐसी कार्रवाइयों के लिए खुद कुछ हमलावर भी चाहिए। इनको तो पता है ना कि सबसे सॉफ्ट टारगेट जो होता है और इस टारगेट को वो पकड़ नहीं सकते, तो इनके लिए सबसे ईजी टारगेट करना किसी इंसानी शक्ल में। आप कोई खुद कुछ बम्बार बांध के चला जाता है किसी भी मजलिस में, और ख़ास तौर पर औरत चली जाए, तो आपको याद है श्रीलंका से लेकर जहाँ पे भी ये शुरुआत है खुद कुछ बम्बार की औरतों से हुई थी, क्योंकि आप पर्दे में किसी को पहना कर लेके जाएं, वो कहीं भी औरत जा सकती है और वहाँ पर जाके बड़ी सी बड़ी शख्सियत को भी टारगेट कर सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो तरीका अपनाया वो कामयाब। कैसा बात कर लेते हैं यहाँ पे एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी इमरान खान की बहनों को मुलाकात की इजाज़त कल दे दी गई थी और इसके अलावा जो ताज़ा तरीन वहाँ पे अपडेट्स आई कि बुशरा बीबी से भी उनकी फैमिली की मुलाकात करने दी जा रही है। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट के जो सर के ऊपर तलवार जो लटकी हुई है उसका फासला कम होता जा रहा है? हाँ, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे जो अरबाब इख्तियार है वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सही सीमत पे लेके जाया जाए। जिन लोगों से उम्मीद थी इस्टेब्लिशमेंट को, वो तो इस टाइम नाकाम हुए हैं और वो ना डिलीवर कर सके। करप्शन में ही उनकी एक्सपर्टीज़ थी, इसी में वो माहिर थे, उन्होंने वही कुछ किया और आप देख लें 3-4 साल में उन्होंने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि अब PTI के पास भी ये सुनहरी मौका है कि एक तो वो इस मेन स्ट्रीम जो निज़ाम है, जो मेन इस टाइम सिस्टम है, उस निज़ाम में उनको आना चाहिए। और ये आम आदमी नहीं बदल सकता। इमरान खान साहब का नज़रिया अपनी जगह ठीक है, उनकी सोच भी ठीक है, वो अपनी जगह जहाँ पर बैठे हुए हैं, जो उनके साथ हुआ है हमें उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त जब उनके लिए स्पेस बन रही है, उनके लिए गुंजाइश बन रही है, तो PTI को फ्रंट फुट पर आकर इस वक्त इस निज़ाम में अपना हिस्सा डालना चाहिए ताकि पाकिस्तान को इस भंवर से, इस बहरानी कैफियत से निकाला जा सके। और मैं ये समझता हूँ उसामा साहब, जो मार इस वक्त PTI को पड़ चुकी है, इससे आगे ना ये कौम बर्दाश्त कर सकती है, ना आवाम, ना ये पाकिस्तानी इस वक्त सिस्टम।
पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर दाखिला साहब ने बिल्कुल सही निशानदेही की। अब ये सब मिलकर ही इस सिस्टम को चला सकते हैं, अकेला बंदा कोई भी इस निज़ाम को नहीं चला सकता। तो मेरा ख्याल है वो एक गुंजाइश पैदा कर रहे हैं कि PTI मेन धारे में आए और ये मिलकर इस निज़ाम को चलाएं। और जो यहाँ पे एक और मसला भी है, मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी अगर वो सूबों पे रजामंद नहीं होती तो सिंध उनसे लेके शायद PTI के हवाले कर दिया जाए, आपको ऐसा लगता है? नहीं, सिंध नहीं है अभी, ओवरऑल PTI जब भी आएगी वो वफाक में आएगी, सूबे ना उनका टारगेट है। जब ये निज़ाम बदलता है तो फिर मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि PTI अकेली कुछ नहीं कर सकती। ये पूरा निज़ाम जब बदलेगा तो ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से ही बदल सकता है। तो मेरा ख्याल है PTI को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये चीज़ें वाज़ेह कर दी गई हैं। हाँ, नई चीज़ें बता दी गई हैं कि अगर आप इस तरह इस सिस्टम में रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ स्पेस भी मिलेगी, आप सुधार में भी आएंगे। हाँ, देखिए अभी तक तो मार पड़ रही है उनको। अभी देखें कौन रुकावट डाल रहा है इस टाइम वहाँ अल-शिफा हॉस्पिटल में जाने के लिए इमरान खान की। अगर उसका इलाज होता है वो एक सिस्टम के तहत डील ना करें, सेटलमेंट कर ले। देखिए सेटलमेंट का तरीका निकलता है, आप हमेशा अपनी बात नहीं मनवाते, कुछ उनकी मानते हैं, कुछ अपनी मनवाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को सेटलमेंट कहते हैं। अगर आप सेटलमेंट कर लेते हैं तो मेरे ख्याल है कुछ गुंजाइश निकलेगी और हमारी कौम की इन चोरों डाकुओं से जान छूटे, ताकि आप इस मेन सिस्टम में आए। वज़ीर आज़म नहीं तो कम अज़ कम आप उस निज़ाम को अंदर आ जाएंगे जिसमें आपको अगले इलेक्शन में कोई बड़ी सीट मिल सकती है, बड़ा ओहदा मिल सकता है। तो उसमें आप इस सिस्टम को लेकर चलें, अपनी मर्ज़ी से चलें। इन लोगों को भी मौका मिला, इन लोगों ने 4 साल में कुछ नहीं किया, डिलीवर नहीं किया। हालांकि देखा जाए तो इनके पास जितना इख्तियार था, जितनी पावर थी, जितनी ताकत थी, वो डिलीवर नहीं कर सके। उसमें फिर मुल्क का नुकसान किया, अवाम का नुकसान किया। अवाम तो बेचारे देखते हैं क्या सूरत हाल बैठती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी के लिए, अच्छा एक और मसला भी है कैसा, अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन के साथ आके बैठ जाती है फिर क्या बनेगा? नामुमकिन है ना। देखें पीपल्स पार्टी अकेली कुछ नहीं कर सकती। अब सूबों की बात करें तो सूबे पीपल्स पार्टी तो अपनी कभी भी कुर्बानी देगी। PTI नून लीग तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर लेगी। चलिए लाहौर भी हमें मिल गया, सिंध कराची MQ को पीपल्स पार्टी कभी नहीं देगी। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है ये तो फजलुर रहमान को बाकी लोग ये सारे ही फंस चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने इनको गिरा कर एक जगह इकट्ठा तो कर दिया और अच्छा किया है। मैं सुबह एक पॉलिटिकल लीडर से मेरी बात हो रही थी, मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ एक पेज पे आके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के सर पगड़ी बांधी गई है। अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़ी हो जाती है तो क्या होगा? तो क्या ये सूरत हाल उसामा दिल नहीं मानता इस वक्त तक नहीं। आप पिछली पूरी हिस्ट्री निकाल लें फजलुर रहमान की, वो या इस्तेमाल होता है या किसी और को अपने साथ मिलाकर इस्तेमाल करवाता है। आपने PDM का देखें, जब रजीम चेंज हुआ, आदमी एतमाद की तहरीक आई, उसको PDM को कौन लीड कर रहा था? तो बाद में देखें आप, इसका कहीं भी उस सिस्टम में कोई हिस्सा नहीं था। ये मांगता रहा, इसको ये था कि सदर भी बनाएंगे, बाकिया भी। अब भी ये अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा लेकर खामोश हो जाएगा और बाकिया को बेयारो मददगार छोड़ देगा। PTI क्या, TLP क्या, कोई भी बड़ी सियासी जमात आप फजलुर रहमान के ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है। और अब भी लोग कह रहे हैं कि जिस तरह उसको खुली छुट्टी मिल गई, अगर कोई और पार्टी का बंदा इतनी बड़ी बातें कर रहा होता एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो अब तक वो उठा लिया जाता, वो कहीं ना कहीं कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा होता। ये बंदा अभी तक बाहर क्यों है? सिर्फ इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि अगर एक नया महाज खोलें, वो इसको देखती हैं, लोग इसको पर एतमाद नहीं कर रहे। तब देखते हैं फजलुर रहमान PTI को इस्तेमाल करेगा, PTI का कोई खास खाता नहीं करेगा, PTI खुद से डील। आपको ऐसा लगता है? मुझे तो लगता है कि कहीं तहरीक इंसाफ जो है मौलाना फजलुर रहमान को यूटिलाइज करने की कोशिश करेगी, लेकिन मुझे बताएं सूबों का है, सूबों पे फिर फट पड़ेंगे। PTI सूबों के हक में, मौलाना फजलुर रहमान खिलाफ है, फिर क्या होगा? तो ये मुमकिन नहीं है ना। आप एक नजरिया नहीं है इनका, एक सोच नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान है, जब आप पाकिस्तान को आगे रखेंगे तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसले करेंगे ना। ये सब अपनी छोटी छोटी दुकान सियासत की चमका के बैठे हुए हैं और वहीं से अपना फायदा ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता फजलुर रहमान का और इनका आपस में कोई लंबा सफर तय होगा। मेरा नहीं ख्याल वक्ती तौर पर। बहरहाल देखते हैं कि सूरत हाल किस करवट बैठती है। फिल वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद असद काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।